ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की एसएसटी आवर पास्ट पार्ट थर्ड का चैप्टर 2 जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी यानी कि व्यापार से साम्राज्य विस्तार के चैप्टर को पढ़ेंगे। और हम इसमें जानेंगे कि कैसे जो अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में उनका आगमन सिर्फ इसलिए था कि वो व्यापार कर सकें। उनका मेन मोटो ही था कि दे शुड हैव देयर बिजनेस विथ इंडिया। लेकिन लेटर ऑन जब उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ हम सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर सकते बल्कि यहाँ इस पूरे साम्राज्य को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो उन्होंने अपना दिमाग बिजनेस में तो सेंट्रलाइज किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे और भी बहुत सारे तरीके, ऐसी बहुत सी तकनीकें अपनाई जिससे उन्होंने जो है पूरे भारत पर जो है कब्जा कर लिया। तो यानी कि ये आए एक व्यापारी के रूप में और आगे जाकर इन्होंने खुद को जो है एक तरह का साम्राज्य विस्तारवादी नीतियों का ऐसा इन्होंने क्रियान्वयन किया, ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट की कि वो सिर्फ बिजनेसमैन न बन के यहाँ के जो हैं फेट कंट्रोलर और भाग्य विधाता भी बन गए। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो जहांगीर थे यानी मुगल एम्पायर के एक इसी के एक वंशज थे जहांगीर, उन्हीं के समय में सबसे पहला जो विदेशी दल था अंग्रेजों का, सर टॉमस रो भारत आए और उन्होंने जहांगीर से जो है बिजनेस करने की परमिशन मांगी थी। और इसके बदले में टॉमस रो ने जहांगीर को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। लेकिन उस समय मुगल शासक ये नहीं समझ पाए कि ये हम एक ऐसे लालच में फंसने जा रहे हैं कि जिससे हो सकता है कि पूरे मुगल साम्राज्य की नींव हिल जाए। और उस समय मुगल शासकों को ये लगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इसके बदले हमें टैक्स मिल रहा है। वो सिर्फ इतने पे ही खुश थे। लेकिन उन्हें अंग्रेजों की जो अंदर जो चालाकी भरी हुई थी, उनके अंदर की जो कूटनीति भरी हुई थी, उस चीज को वो भाप नहीं पाए। तो जहांगीर ने टॉमस रो को परमिशन दी और इसके बाद से ये सिलसिला चलता चला आया। और जब बात आती है कि मुगल एम्पायर के सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रिक्ट रूलर की, तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब ही वो शख्स था जिसने काफी हद तक ब्रिटिशर्स को कंट्रोल में रखने की कोशिश की। लेकिन 1707 में उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी उतना योग्य नहीं था जो कि भारत को या मुगल सल्तनत को उस हिसाब से हैंडल कर पाता। और आगे जाते हुए धीरे धीरे मुगल काल का जो सुनहरा पन्ना था, जो स्वर्णिम युग था, वो समाप्त हो गया। और इस तरह से संपूर्ण भारतवर्ष पर धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया और वो एक व्यापारी से यहाँ के शासक बनते चले गए। सो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जाऊंगा और मैं शेयर कर रहा हूँ, और ताकि आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, कैसे भारत और अन्य विदेशों से हमारे व्यापारिक संबंध शुरू हुए। इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के ये जो है मुगल शासकों का अंग्रेजों पे और बाकी विदेशी शक्तियों से उनके ऊपर उनका अंधा विश्वास ही था कि आगे जाकर हालात बद से बदतर होते चले गए। और अंतिम बादशाह जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद बहादुर शाह जफर, उनकी हालत तो पूरी तरह से अंग्रेजों ने खराब कर दी। कहते हैं कि उन्हें बंदी बना लिया गया और नाश्ते में उन्हें उनके बेटे के कटे हुए सर दिए गए थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे मुगल शासकों की दूरदर्शिता
का न होना इसने एक बहुत बड़े संकट को लाकर खड़ा कर दिया और इस तरह से मुगल सल्तनत जो थी वो गर्त में चली गई। यहाँ आप देख सकते हैं लेसन स्टार्ट हो चुका है। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। कैसे कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेसमैन लोगों की एक संस्था थी और कैसे वो पावर में आई, ये हमें देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि औरंगजेब was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. And after his death in 1707, many Mughal governors, subedars, and big jamidars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. यानी कि वो सिर्फ औरंगजेब ही था जिसने कि भारत के बहुत बड़े भूभाग पे राज्य किया, और उसकी मृत्यु के बाद जब एक सेंट्रल फोर्स की, एक ताकत की जब कमी हो गई, एक लीडरशिप की जब कमी हो गई, तो मुगल एम्पायर जो था छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था, और इसके प्रांतों के जो सूबेदार होते थे उन्होंने स्वयं को आजाद घोषित कर दिया कि नहीं नहीं, अब हम ही मालिक हैं, अब हम ही राजा हैं। यानी स्टार्टिंग में ये सारे के सारे सूबेदार, ये सारे सारे प्रांतीय जो विभागीय अधिकारी होते थे वो अंडर औरंगजेब वर्क करते थे, लेकिन आगे जाकर के औरंगजेब की मृत्यु का फायदा उठाकर ये प्रांत छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे अपनी इन्होंने जमींदारी सेट कर ली। एंड एज ए पावरफुल रीजनल kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. और जो लोकल स्तर पे जितने भी जो प्रांत थे उन्होंने स्वयं को जब आजाद घोषित कर दिया, तो अंत में जाकर जो दिल्ली जो कि सेंटर था सारी शक्तियों का, जहां से सारा ऑर्डर, कमांड और रूल्स रेगुलेशन बनते थे, उसकी वैल्यू घट गई। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. एक नई शक्ति जो थी उसका पदार्पण वो अब इन्वॉल्व हो चुकी थी भारत के राजनीतिक इतिहास को बदलने के लिए, और वो थे ब्रिटिशर्स। Did you know that the Britishers जो ब्रिटिश थे ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, वो आए एक छोटा छोटा व्यापारिक संगठन बनाकर, एंड वेयर जस्ट रेलुक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। और कैसे उन्होंने जो है कि टेरिटरीज को कब्जा करने का प्लान किया, कैसे ये कर पाए, ये खुद में एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड हाउ देन डिड दे केम टू मास्टर्स एज अ वास्ट एम्पायर, कि कैसे भी इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट। कैसे हुआ ये आप जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ फिगर में अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे, इन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ जो कैप्टन खड़ा है ब्रिटिशर्स, वो हडसन है। कैप्टन हडसन थे उस समय के, जिन्होंने इनको बंदी बनाया, और बहादुर शाह जफर अपने बच्चों, अपने दोनों राजकुमारों जो जिन्हें कहते हैं कि वो उनके उत्तराधिकारी थे, उनके साथ उनको गिरफ्तार किया गया और अरेस्ट किया था इसको कैप्टन हडसन ने। सो आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, क्योंकि औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल रूलर उतना पावरफुल नहीं हुआ, ऐसा रूल मेकर नहीं हुआ जिससे कि ब्रिटिशर्स या और बाहरी शक्तियां डरती। बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यूड टू द symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई, तो इस क्रांति में अंग्रेजों के पांव तो उखाड़ ही दिए, लेकिन ये भी बात साबित हुई कि इस आंदोलन में बहादुर शाह जफर का एक बहुत बड़ा योगदान है, और इस तरह कंपनी राज के लिए देशद्रोह के केस में, देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें जो है ब्रिटिशर्स ने देश अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा माना, और उन्हें जो है रंगून जेल में भेज दिया, और उनके बेटों को भी जान से मार दिया गया। यहाँ जब हम बात करते हैं कि आखिर इन सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे पता चला दुनिया को कि भारत एक देश है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं
ये ब्रिटिश आइलैंड यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ से इंडिया आने का जो रास्ता था, सबसे पहले वास्को डिगामा ने खोला। वास्को डिगामा 1498 को कालीकट पहुंचा और वहां का राजा, जो कालीकट है ये साउथ इंडिया में है, और वहां का राजा जो जमोरिन था, जमोरिन से उसने जो है अनुमति ली कि सर हम जो है यहाँ थोड़ा सा आए हैं बिजनेस करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सन 1600 के आसपास भारतीय अर्थव्यवस्था का वो स्थान था जो आज के समय में अमेरिका का है। यानी पूरी विश्व की जीडीपी का बहुत बड़ा भाग सिर्फ अकेले भारत कंट्रोल करता था, और यहाँ बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत मात्रा में भरी हुई थी। यहाँ के मसाले, यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ के कीमती हीरे पत्थर माणिक जवाहिरात, ये सारी जो चीजें थी पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र थी। और इन्हीं चीजों से आकर्षित होकर जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए। और चूंकि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था, और सबसे पहले अगर भारत में आने का श्रेय है तो पुर्तगालियों का है, लेकिन आगे जाकर इंग्लैंड के राजकुमार की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो गई, जिसके चलते स्टार्टिंग में भारत में आने वाले सबसे पहले पुर्तगीज थे, तो उन्होंने बंबई को दहेज में अंग्रेजों को दे दिया। यानी कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, इसलिए आगे जाकर पुर्तगालियों ने व्यापार करने का जो सबसे ज्यादा जो मौका था, जो अवसर था, वो अपने रिश्तेदार ब्रिटिश को दे दिया। और यही आगे जाकर जो है ब्रिटिशर्स ने भारत से अकूत संपत्ति और अकूत धन कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। In East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I. यानी 1600 के आसपास में ब्रिटेन में व्यापारियों का एक समूह वहां की रानी एलिजाबेथ प्रथम से मिला और उनसे जो है भारत से व्यापार करने की छूट मांगी। इसलिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का पट्टा, जो लीज होता है, एग्रीमेंट होता है, 15 सालों के लिए दे दिया। एंड ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, उन्होंने जो है अनुमति प्रदान कर दी कि ठीक है ये कंपनी ईस्ट में आने वाली, जो कि हम सिचुएटेड हैं अपने ग्लोब पर और वो वेस्टर्न कंट्रीज कहलाती हैं, तो चूंकि उस कंपनी का नाम ही था ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने वाली कंपनी। सो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने जब ये एग्रीमेंट उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड कर दिया, सो दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कंपीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस एग्रीमेंट को देने का क्या मतलब था कि जितने जो व्यापारी थे सिर्फ वही केवल योग्य थे जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध रख सकते थे, और कोई भी अलग दूसरी ब्रिटेन की कंपनी भारत में जाकर व्यापार नहीं कर सकती थी। इसमें जो राजशाही थी उसका भी फायदा छुपा हुआ था, क्योंकि इसके बदले उन्हें वो कुछ टैक्स दे रहे थे, कुछ रिवेन्यू दे रहे थे, जिसके चलते जो है रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की शुरुआत करने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही साथ ये भी तय कर दिया कि इनका और कोई कंपटीटर नहीं होने वाला। विद दिस चार्टर, इस अधिनियम के साथ द कंपनी कुड वेंचर क्रॉस द ओशंस looking for new lands from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price। और इस चार्टर से उन्हें अधिकार मिल गया कि जो चीजें जहां से वो खरीद कर ला सकते हैं वो चीजें उन्हें लाकर के वो और ऊंची कीमत में बेच सकते हैं। यानी ये तो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का एक बहुत ही सिंपल सा फैक्टर है कि जो चीज जहां होती है, जिस चीज की उपलब्धता जहां पर पाई जाती है, वो चीज वहां पर सस्ती मिलती है, और जो चीज जहां नहीं पाई जाती, अगर वो बाहर से लाई जाती है तो वो चीज महंगी हो जाती है। जैसा कि आप स्वयं देख लीजिए कि अभी आप किसी स्टेट की किसी स्टेट में हो, एक ऐसे स्टेट में, साउथ इंडियन स्टेट में हो, और आपको जो है एप्पल खाने का मन कर रहा है, तो आप सभी को पता है कि साउथ इंडिया एक ऐसा रीजन है जहां पर एप्पल की खेती नहीं होती। एप्पल ठंडे और नॉर्थ
के स्टेट्स में होती है, हिमाचल, जम्मू, शिमला ऐसे प्लेसेस पे होती है। तो सेब जो है जम्मू कश्मीर या हिमाचल में हो सकता हो 10 रुपए किलो हो, क्योंकि वो वहाँ का एक बहुत ही कॉमन फ्रूट है, जो वहाँ सबके पास होता है, वहाँ प्रचुर मात्रा में उगता है। लेकिन वो सेब साउथ इंडिया में नहीं उगता। तो यदि एक साउथ इंडियन को सेब खाना है, तो या तो जो है कि जो ट्रेडिंग कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, वहां से सेब को ट्रकों में, गोदामों में भरकर रखी होंगी, उनको मालगाड़ियों से लाएंगी, और हो सकता है वो बल्क में लेती होंगी, तो वहां उन्हें सेब 6 रुपए 7 रुपए किलो मिलता होगा। वो ट्रकों से, मालगाड़ियों से लाते होंगे साउथ इंडिया में, और उसका पूरा जो टोल टैक्स है, जो रोड टैक्स है, या और जितने भी टैक्सेस को देते हुए, या उसको लाने में जितना डीजल खर्च हुआ है, लेबर चार्ज लगा है, तो वो 6 रुपए का सेब साउथ इंडिया में आते आते 100 रुपए किलो का हो जाता है। सो इस तरह से ठीक यही मकसद ब्रिटिशर्स का भी था कि भारत में जो चीजें उपलब्ध हैं, हम उन्हें जो है सस्ती कीमतों में, बल्क मात्रा में, बहुत थोक मात्रा में खरीदेंगे, और उन चीजों को ब्रिटिश में ले जाकर के बेच करके बहुत सारा मुनाफा कमाएंगे। बिजनेस का यही वसूल भी होता है। The company did not have to fear competition from the other English trading companies। और दूसरी चीज है कि उन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स का भी टेंशन नहीं था, क्योंकि रानी के चार्टर इस एक्ट से सबसे बड़ा फायदा ये था कि वो जो भी लाएंगे, जैसा भी लाएंगे, लोगों को खरीदना पड़ेगा, और उन्हें कंपीट करने वाला, उनसे उनसे प्रतियोगिता करने वाला कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। The mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। ये कंपनी क्या through the trade buying goods cheap and selling them at higher price। यानी mercantile वो कंपनी, बिजनेस कंपनी होती थी जो सस्ती दामों में चीजों को खरीद कर, जहां डिमांड होती थी वहां उन चीजों को महंगे दामों में बेचती थी। सो द रॉयल जो चार्टर था, however could not prevent other European powers from the entering in the eastern markets। तो वो सिर्फ ब्रिटेन के ही व्यापारियों को रोक सकता था, लेकिन यूरोप महाद्वीप की अगर बात करें तो यूरोप में सिर्फ एक ब्रिटेन ही नहीं था, वहां पर और भी ढेर सारी कंट्रीज थी, वो उनको नहीं रोक सकता था। सो बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द कैप ऑफ गुड होप and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of the India and had their base in Goa। यानी कि इनके आने से पहले मैंने बताया कि पुर्तगीज ही सबसे पहले आए हुए थे, उनका बिजनेस पहले से स्टेब्लिश हो चुका था। सो यहाँ पर अब किसी एक देश के कॉम्पिटिटर का नहीं था, यहाँ अब 2 देशों के कॉम्पिटिटर उपलब्ध थे। यहाँ पुर्तगाल भी व्यापारिक युद्ध में कूद गया था, उसे भी भारत के साथ व्यापार करना था, और इंग्लैंड भी कूद चुका था, लेकिन इंग्लैंड में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने की छूट थी। सो इस तरह से इनफैक्ट इट वाज वास्को डी गामा, अ पुर्तगीज एक्सप्लोरर who had discovered the sea route to India in 1498। क्योंकि सबसे पहले इस व्यापारिक मार्ग की खोज एक पुर्तगाली वास्को डी गामा ने ही की। So by the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean। Soon the French traders arrive on the scene। अभी जो डच थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके फ्रेंच जो लोग थे, जो फ्रांस कंट्री थी, वहां के लोग भी इन्वॉल्व हो गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो जितने भी यूरोपीय कंट्रीज थे, उन सबकी नजर भारत के ऊपर थी कि हम यहाँ से व्यापारिक जो है अधिकार प्राप्त करके व्यापार करना हम शुरू कर दें। तो यहाँ पर सिर्फ एक अंग्रेज ही नहीं थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे जो अंत में कामयाबी किसको मिली, अंग्रेजों को मिली, क्योंकि उनकी जो रणनीति थी, उनकी युद्ध कौशल नीति थी, उनका जो कूटनीति थी, वो बाकी पुर्तगीज, फ्रेंच और डच और लोगों पे बहुत भारी पड़ी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जितनी भी कंपनियां आई हुई थी भारत में व्यापार करने के लिए, उन सबको एक ही चीज चाहिए। उन सबको क्या चाहिए? मसाले। उन सबको चाहिए सूती कच्चा माल, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। उन सबको यानी एक ही तरह की चीजें सबको चाहिए होती थी। और माना कि उस समय में इंडिया में ऑल ऑफ सडन
जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, एक तरह से मतलब इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन आप कह सकते हो, कि इतने खरीदार भारतीय जो है दुकानदारों को मिलने लगे कि उन्हें तो बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई हमारा प्रोडक्ट हाथों हाथ लोग खरीद रहे हैं। यानी हमारे गरम मसालों को लेने के लिए अंग्रेज भी परेशान है, हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए डच भी परेशान है, हॉलैंड के लोग भी परेशान है, फ्रेंच भी परेशान है। लेकिन वो समय भारतीय जो दुकानदार थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके लिए बहुत ही गोल्डन रहा होगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ 100 सालों बाद हमारा क्या हाल होने वाला है, शायद ये उन्हें पता नहीं था। द प्रॉब्लम वाज दैट all the companies were interested in the buying the same things. The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe, क्योंकि भारत में उस समय कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होता था जिसका कि यूरोप के मार्केट में बहुत प्राइस थी, उसकी बहुत वैल्यू थी। इसके अलावा अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, डचों और पुर्तगीज सबको क्या चाहिए था? सबको चाहिए था पेपर, क्लोव्स, करंडम एंड सिनेमन टू वेयर इन ग्रेट डिमांड। यानी जो मसाले थे आपका, काली मिर्च या लौंग, इलायची या धनिया या जो भी जो चीजें थी मसालों से जुड़ी हुई, ये सबको चाहिए था। ये अंग्रेजों को भी चाहिए था और उसके साथ और जो अदर्स कंट्रीज के जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्हें भी चाहिए था। सो यूरोपियन कंपनीज इनविटेबली पुश्ड अप बाय द प्राइसेस इन व्हिच दीस गुड्स कुड बी परचेज्ड एंड दिस रिड्यूस्ड द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। लेकिन इस तरह के व्यापार में यूरोपियन कंपनियों को कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा लाभ केवल भारतीय व्यापारियों को हो रहा था। जो ज्यादा प्राइस देता वो उसे बेच देते। सो द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश was by eliminating rival competitors। तो अगर कंपनियों को लगा, जितनी भी विदेशी कंपनियां थी, कि हमारा लाभ तभी अच्छा हो पाएगा जब हम इस धंधे से और बाकी विदेशी कंपनियों को भगा दें, क्योंकि हम जहां जो सामान लेने जा रहे हैं वहां दूसरी कंपनी ऑलरेडी पहुंची हुई है। हम अगर कह रहे हैं कि भाई हमें जो है ये 100 रुपए किलो चाहिए, तो वो अगले जो है इंडियन बिजनेसमैन को 150 रुपए पे ले खरीद रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जहां ज्यादा लाभ होगा हम अपना प्रोडक्ट तो उसी को बेचने वाले हैं। लेकिन इस तरह की ब्लाइंड वॉर में, इस तरह की जो है बिजनेस वॉर में कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर ज्यादा लाभ कमाना है तो बाकी अन्य विदेशी कंपनियों को यहां से भगाना होगा। सो the urge to secure the markets therefore led fierce battles between the trading companies। और इसीलिए इन अलग अलग कंपनियों में व्यापार पर कब्जा करने के लिए, व्यापार में अपनी धाक जमाने के लिए आपस में बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत भयंकर युद्ध हुए। थ्रू द 17th and 18th century they regularly sank each other ships। क्या करते थे 17वीं 18वीं शताब्दी में कि जब भी अगर ब्रिटिशर्स का जहाज जा रहा होगा तो रास्ते में पुर्तगीज जहाज उसे घेर लेगा और उसे डुबा देगा। और अगर पुर्तगीज जो जहाज अपना माल लेकर भारत से खरीद कर जा रहा होगा तो जो इंग्लिश जहाज होता था वो उसको डुबा देता था। यानी यहाँ पर एक दूसरे को बर्बाद करने की, डुबाने की और आपस में एक तरह से व्यापारिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। और ये एक दूसरे का ये लोग रास्ता भी बंद कर देते थे एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद द सप्लाईज ऑफ गुड्स। और जो भी माल होता था वो उसे जाने ही नहीं देते थे कि भाई तुम, मैं देखूं मैं तुम किधर से जाते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंपनियों का आपस में किस तरह का एक तरह से युद्ध स्टार्ट हो चुका था कि हम भारत के मार्केट को कैसे जो है सुप्रीम पावर हम बन सके। सो ट्रेड वाज कैरीड ऑन विथ आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वेयर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन। और एक ही चीज से हम अपने सामान, अपने उत्पादों की रक्षा कर सकते थे कि हम फोर्टिफिकेशन करें, यानी किलेबंदी करें। हमारे पास अपनी फोर्स होनी चाहिए, हमारे पास अपनी तोपें होनी चाहिए, हमारे पास अपने लोग होने चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने सामानों की सुरक्षा कर सके। तो यानी ये व्यापार करते करते इन्हें ऐसा लगने लगा कि हमें अब जो है अपने चीजों की रक्षा के लिए हमें आर्मी, अपनी फोर्स रखनी पड़ेगी। और इस तरह से धीरे धीरे किलेबंदी की शुरुआत हो गई। और मजबूरी में उस समय भारतीय राजाओं को, सम्राटों को ये अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि हम तो प्रॉफिट में हैं, क्योंकि हमारा तो सामान बिक रहा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो भुगतान हो गया है। अब चाहे ब्रिटिशर्स पुर्तगीज मालवाहक जहाज को डुबा दें, वो उनका उनका काम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस समय भारत को दोनों हाथों में लड्डू थे, भारत के व्यापारी बहुत ही खुश थे। सो धीरे धीरे
फोर्टिफिकेशन इसलिए चालू करना पड़ा और राजाओं को परमिशन देनी पड़ी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कंपनियों का आपस में ही झगड़ा हो रहा है, तो हमें इनको सुरक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने उनके खर्चे पर उन्हें अपनी सेना रखने की छूट दे दी, उन्हें किलेबंदी करने की छूट दे दी। एंड दिस effort to fortify the settlements and carry on profitable trade also led to the intense conflict with the local rulers। और इससे आगे जाकर थोड़ा थोड़ा लोकल रूलर्स से भी इन्हें प्रॉब्लम होने लगी। एंड द कंपनी therefore found it difficult to separate trade from the politics। let us see how this happened। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इन समस्याओं से कंपनी ने अपने आप को खुद से बाहर निकाला। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अंत में इन सभी विभिन्न कंपनियों के झगड़ों के बीच में सिर्फ ईस्ट इंडिया ही कंपनी थी जो कि सरवाइव कर सकी और इस बिजनेस ट्रेड के इस वॉर में उसने अपनी सुपरमेसी साबित की। अब हम जब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के ट्रेड की, तो बंगाल उस समय इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट पार्ट था, जहां पर सबसे ज्यादा संसाधनों की उपलब्धता थी, रिसोर्सेस की उपलब्धता थी और बहुत ही हाईली डेवलप्ड एरिया बंगाल उस समय माना जाता था। जो पहली जो ब्रिटिश फैक्ट्री थी, इंग्लिश फैक्ट्री थी, वो हुगली रिवर पे 1651 में एस्टेब्लिश की गई। एंड दिस वाज द बेस फ्रॉम द विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन दैट टाइम द फैक्टर्स ऑपरेटेड, जहां से सारे फैक्टर्स यानी यहां से जो चीजें थी ऑपरेट की जाती थी। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री का गोदाम था, where goods for the export was stored, and head office where the company's officials sat। और उन्होंने एक ऑफिस बना रखा था जिसमें माल उनका इकट्ठा रखा जाता था, क्योंकि सामान को खरीद के खुला रखने से प्रॉब्लम क्या होती थी कि इसे यहाँ के लोकल लोगों से भी डर होता था कि कहीं ये लोग लूट न लें, ये लोग चोरी न कर लें, और जो दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं वो कहीं उसमें आग न लगा दें या और प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट न कर दें। तो इसलिए उन्हें फोर्टिफिकेशन किया, किलेबंदी की, अपना ऑफिस खोला। एंड एज ट्रेड एक्सपेंडेड, और आगे जाकर ज्यों ज्यों ट्रेड बढ़ता चला गया, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। और कंपनी ने क्या किया, जो वहां के जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको कंपनी जो किला जो उन्होंने बनाया था, उन्होंने जो मंडी बनाई थी उसके आसपास सेटल होने के लिए, बसने के लिए, यानी वहां उन्होंने मार्केट लगाने की सोची कि ताकि जो है हमें माल के लिए ज्यादा दूर भटकना ना पड़े, हम मंडी से सीधे माल उठाकर अपने माल गोदाम में डालें और यहाँ से बाय सी रूट, क्योंकि अभी उस समय हवाई जहाज और बाकी चीजें डेवलप नहीं हुई थी, तो बाय सी रूट जो है समुद्री मार्गों से हम माल को इंग्लैंड पहुंचा सके। इन 1696 इट बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट, यानी जो एरिया था उस एरिया के आसपास 1696 के आसपास उन्होंने जो है किलेबंदी करनी शुरू की। 2 years later it bribed Mughal official into giving the company जमींदारी rights to over 3 villages। आगे जाकर इन्होंने कुछ जो मुगल जो सूबे के जो अधिकारी होते थे, प्रांत प्रांत का जो हेड होता था, यानी समझ लीजिए कि जैसा जो आज रोल जिलाधिकारी का है, उस तरह से उनके जो सूबे के उस जिले के जो मेन ऑफिसर्स थे, अंग्रेजों ने उन्हें ब्राइब दी, उन्हें घूस दी कि ऐसा है कि आप हमें जो है 3 गांवों की जिम्मेदारी दीजिए, यानी हम चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, प्रशासनिक कार्य में आपकी हम सहायता करें। तो अगर कोई किसी के काम में सहायता करता है तो सहायता लेना किसे पसंद है, और उसके बदले में अगर आपको पैसे भी मिल रहे हो तो आप जरूर उस चीज को एक्सेप्ट करने वाले हो। तो यही हुआ कि मुगल ऑफिशियल्स को जो है ब्राइब दी गई, घूस दी गई कि हमें जो है यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया जाए, और उन्होंने जो है कि 3 गांवों की जिम्मेदारी वहां के सूबेदार से प्राप्त कर ली। वन ऑफ दीज वाज कालीकट, उसमें से एक जो गांव था, इलाका, वो था कालीकता, इस जो वर्तमान में कोलकाता है। एंड विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी कैलकाटा और कोलकाता इट इज नोन टुडे। इट आल्सो परसुएटेड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी टू राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और आगे जो है कि कंपनी ने औरंगजेब को एक जो है एक लेटर लिखा कि आप हमारे लिए फरमान जारी करिए। फरमान क्या है, फरमान क्या है, फरमान इज अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर, कि भाई बादशाह जो है औरंगजेब ने हमें फ्री ड्यूटी यानी ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, इट्स मीन कि हमें जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि जैसे जो चीज हम लाते हैं उसमें गवर्नमेंट का क्या होता है, टैक्स होता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय पेट्रोलियम हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल बाहर से लाया जाता है, तो यहाँ जो लाने के बाद
अगर 32 से 33 रुपए प्रति लीटर उसकी कीमत होती है, तो जो भी अगर आज आपकी जो रेट उसकी करंट रेट है, इसका मतलब है कि उस पर उतना टैक्स लगा हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने औरंगजेब से कहा कि सर आप हमें अलाउ कीजिए कि हम व्यापार तो यहाँ से करेंगे, लेकिन इसके बदले में हम आपको टैक्स जो आपका जो ड्यूटी फ्री है, जो ट्रेड ड्यूटी है, उसको फ्री कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बड़े लेवल में लोगों का भला कर रहे हैं, हम आपकी इलाके के सारे लोगों का जो प्रोडक्ट है वो खरीद रहे हैं, सो दैट्स वाई आप जो है हमें कुछ छूट दीजिए। The company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privilege. अब क्या हुआ कि कंपनी धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ती गई, कंपनी को लगा कि भाई हमारी बात मानते तो लोग जा रहे हैं, और कंपनी का प्रभुत्व धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने आगे जाकर और छूट मांगी और उनको मैनिपुलेट किया कि आप हमें और अलग से प्रिविलेज दीजिए। एंड औरंगजेब का जो फरमान था, फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, but officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty। लेकिन यहां पर समस्या क्या आ गई कि जो व्यापारियों का जो ग्रुप था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर तो व्यापार कर ही रहा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी अगर जो कोई अपना पर्सनल व्यापार करना चाहता था, उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि राजा ने औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स भरने से छूट दी, लेकिन इसके ईस्ट इंडिया कंपनी में सैकड़ों लोग थे जो अपने अंडर में अगर पर्सनल व्यापार करना चाहते थे, उन्हें टैक्स भरने की कोई छूट नहीं दी गई। This they refused to pay and causing an enormous loss of revenue for Bengal। और इस तरह से उन्होंने जो उनके जो लोकल जो ब्रिटिशर्स थे, उनके पर्सनल व्यापार ने बंगाल के रिवेन्यू में बहुत नुकसान पहुंचाया। एंड हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। तो हमें जानना पड़ेगा कि भाई बंगाल के नवाब आखिरकार मुर्शीद कुली अली खान ने इस बात का मना क्यों नहीं किया। सो इस प्रकार से ये चैप्टर हम यहीं तक देखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है हमें इस पर हम मंथन कर सकें, इस पर हम चर्चा कर सकें कि किस प्रकार से आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, आप खुद देख सकते हैं कि वो व्यापार करने आई और व्यापार करते करते किस प्रकार से प्रशासनिक जो फैसलों में वो इन्वॉल्व होती गई। यानी आप अब इसके अगले टॉपिक में हम जानेंगे किस प्रकार बंगाल पर विजय उन्होंने पाई, बंगाल को कैसे उन्होंने जीता, और बंगाल का जीतना ही ईस्ट इंडिया के पांवों को भारत की भूभाग पर, बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करने का पहला कदम था, जो अब हम आगे के वीडियो में और आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आपके जो कुछ सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। फरमान का मतलब होता है जैसे भारत सरकार का कोई फरमान आता है, मतलब कोई फैसला, जैसे लॉकडाउन है तो इसे क्या क्या बोलेंगे, भारत सरकार का फरमान, यानी उसे हर लोग को मानना पड़ेगा। किसको? इंग्लैंड का फरमान हम क्यों मानेंगे, अब हम आजाद हो चुके हैं तो उनका हम कोई फरमान नहीं मानने वाले। लेकिन जो हमारी सरकार, क्यों देंगे वो, हम अभी बताओ, तुम अपने पड़ोसी की बात मानोगी या अपने पापा की बात मानोगी? बताओ क्यों, क्योंकि भाई वो तुम्हारे फैमिली के हेड है, पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी है, वो तुम्हारा फैमिली का हेड नहीं है, तो तुम उनकी बात नहीं मानोगी। क्या मंगाए तो? अभी भारत सरकार के फरमान को मानना भारत के हर नागरिक का फर्ज है, और हम किसी विदेशी के फरमान को अब नहीं मान सकते, क्योंकि भारत एक आजाद देश है, एक गणतांत्रिक देश है, इसलिए हमारी अपनी संप्रभुता है, इसलिए हम दूसरे की बात नहीं मान सकते। हम्म। वास्को डिगामा जो था पुर्तगाल का एक नाविक था, ठीक है, और वही वो पर्सन था जिसने कि भारत से व्यापारिक मार्गों का रास्ता सबसे पहले 1498 में खोजा। यानी वास्को डिगामा ना आया होता तो भारत में कोई विदेशी नहीं आया होता। क्या?
मुंबई पर नहीं था उसका हक, उसने गोवा मुंबई, उन्होंने, चूंकि पुर्तगाली पहले आए, तो उस समय उन्होंने बंबई को जो है ना 300 पाउंड वार्षिक, वो उनका था। बंबई पे भी फिलहाल पुर्तगाली राज कर रहे थे। लेकिन जब पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन कैथरीन का इंग्लैंड के राजकुमार से शादी हो गई, ठीक है, तो उन्होंने बंबई को क्या किया ना कि दहेज में दे दिया अंग्रेजों को। और डच भी थे, वो आपके जो है, डच भी कंट्री है, डेनमार्क, तो वहां के लोगों को डच बोलते हैं। और कोई सवाल? हम्म। पुर्तगाल आए, नीदरलैंड के लोग आए, हॉलैंड के लोग आए, बहुत से लोग आए, लेकिन उतना सब चल नहीं पाए। सबसे बड़ा जो चलने वाले आए वो थे इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनके पास साम दाम दंड भेद, बाय हुक बाय क्रुक उन्होंने जो है कि इंडिया पे कब्जा कर ही लिया। बिल्कुल, बिल्कुल हम वैसे ही थे पहले। नहीं, अब जो चीजें जिसने ले ली है वो वापस को पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप रिवाइज करिएगा, ठीक है, अपनी पीडीएफ में एक बार पढ़िएगा, और इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो आप समझ, अगर आप समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी मुगलों ने कितनी बेवकूफी की इनको जो है बिजनेस छूट दे करके, और कैसे धीरे धीरे इन्होंने, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर, औरंगजेब ही वो शख्स था जो इनकी हालत खराब कर सकता था, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था, और 1707 में उसकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद कोई भी उसका उत्तराधिकारी ढंग का नहीं बना, सब बेवकूफ हुए, और सबने बेवकूफी की, और अंत में जाकर के पूरा मुगल एम्पायर हार गए, पूरा मुगल एम्पायर खत्म हो गया, और अंग्रेज भारत के भाग्य विधाता बन गए। बाबर अफगान का था, जो 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ उसका युद्ध हुआ, और इब्राहिम लोदी को मार के, लोदी वंश का अंत करके, 1526 में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। और ये बहादुर शाह जफर थे, अंतिम राजा। बहादुर शाह जफर अंतिम राजा, मुगल एम्पायर के अंतिम राजा थे बहादुर शाह जफर। तो जब 1857 की क्रांति हुई, तो उस क्रांति का जो आरोप है वो अंग्रेजों ने इनके ऊपर डाला कि सर, आपको हमने इतना मना किया था कि आप ठीक से रहिए, और आपने जो है विद्रोह कर दिया हमारे लिए। तो कहते हैं कि उन्हें रंगून भेज दिया गया, और रंगून में जब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाना है, तो खाने में उनके बेटों के कटे हुए सर थाली में परोस कर दिए गए। क्या कह रहे हैं? बोलिए। ठीक है, तो आप ऐसे और कुछ प्रश्न प्लान कीजिए, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम फिर बात करेंगे, ठीक है? अभी अब पूछो, साफ साफ पूछो। क्या? थ्रेट का मतलब होता है नुकसान, धोखा, दुश्मनी, परेशानी, कष्ट। और ट्रेड का मतलब व्यापार, TRADE, ट्रेड मीन्स व्यापार। ट्रेंड का मतलब चलन, फैशन। ठीक है, ठीक है, तो अब क्लास 9th का लेक्चर का टाइम हो रहा है, मैं लिंक उधर सेंड करने जा रहा, ठीक है? तब तक आप इस चैप्टर को अपनी पीडीएफ में फिर से पढ़िए, और ब्रॉड लेवल में सोचिए। जब आप सोचेंगे ना तो हिस्ट्री आपको ऑटोमेटिक आएगी। जब आप सोचेंगे नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर आपको कभी हिस्ट्री नहीं आने वाली। और हिस्ट्री हमें सिखाती है कि हमें जो अतीत में हमने जो गलतियां की वो हम भविष्य में ना करें, इसीलिए हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ओके। ओके। ओके, बाय सनी। बाय। बाय।